जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का विद्या सेंटर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो आपको रेलवे, बिहार एसएससी, सिविल कोर्ट्स जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सब में के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो खान सर का ये नोट्स है, बायोलॉजी का नोट्स है, समझे। और अभी तक मैं जो हूँ 3-4 क्लास में करवा चुका हूँ। देखिए, आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, ठीक ना। वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, जिसके कारण से क्या हो सकेगा, हमको कुछ मोटिवेट मिलेगा और मैं क्या करूँगा, नया नया जो इम्पोर्टेंट्स है वो मैं लाऊँगा। इसका क्वेश्चन सब, क्योंकि खान सर का जो नोट्स है ना, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। इसको अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो फिर कहिएगा सर कि मेरा इसमें से बहुत क्वेश्चन आया है। तो चलिए, बात ज़्यादा नहीं करके सीधे काम पे आते हैं। और आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक दूसरे को सब को जो है शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। देखिए क्या कह रहा, और आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को। जितनी भी वन लाइनर क्वेश्चन है, ये वन लाइनर क्वेश्चन जो क्या हुआ, और मैं रैपिड में करवाऊंगा। आप लोग ज़रा लास्ट तक बने रहिए। देखिए कह रहा है कि श्वसन की क्रिया में किस विधि द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। ये ऑक्सीकरण या अपघटन होगा। जंतुओं में गैसीय परिवहन किस विधि द्वारा होता है। परासरण या विसरण विधि द्वारा होता है। श्वसन कितने चरणों में होता है। श्वसन जो है ये आपका 2 चरणों में होता है। क्या श्वासोच्छ्वास में एंजाइम्स आवश्यक होते हैं? तो नहीं। मनुष्य के श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। ये फेफड़ा होता है, ठीक है। क्या होता है? फेफड़ा होता है। नासा छिद्र पीछे की ओर कहाँ खुलते हैं। नासाद्वार में छिलते हैं। मनुष्यों की श्वास नली की लंबाई कितनी होती है। लगभग 12 सेंटीमीटर का होता है। श्वास नली वक्षीय गुहा में जाकर जब 2 भागों में विभक्त हो जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं। ब्रोंकाई कहते हैं। मनुष्य में गैसीय परिवहन किसके द्वारा होता है। ये रक्त के द्वारा होता है। गैसीय परिवहन होता है किसके द्वारा। रक्त के द्वारा होता है। मनुष्य का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है। ये मेडुला ऑब्लिंगुटा है। मेडुला ऑब्लिंगुटा जो है ये क्या है, श्वसन तंत्र के को नियंत्रण करता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। ये 6 से 20 बार लेता है। वैसे एवरेज में 16 बार लेता है, जानते हैं आप लोग। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के लिए कितने ऑक्सीजन अणुओं की आवश्यकता होती है। ये 6O2 का होता है। मनुष्य की मांसपेशियों में किस प्रकार का श्वसन होता है। ये अनोक्सी श्वसन होता है। जलीय कशेरुकियों में प्रमुख श्वसनांग होता है। ये कुलोम होता है। दैनिक श्वसन क्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है। ये मेडुला ऑब्लिंगुटा के द्वारा होता है। फेफड़े के ऊपर जो आवरण किसका बना होता है। ये फ्लोरल कला का बना होता है। फेफड़े के ऊपर जो होता है, जो आवरण बना होता है, ये किसका होता है। फ्लोरल कला का होता है। श्वसन के दौरान बाहरी निकाली गई वायु में CO2 की मात्रा कितना % होता है। 4% होता है। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है। ये बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। वसा तथा प्रोटीन का श्वसन गुणांक कितना होता है। 1 से कम होता है। कह रहा है कि कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकीय विखंडनोपरांत यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने ATP के अणु बनते हैं। ये 36 और 38 बनते हैं। समुद्री तट पर रहने वाला व्यक्ति यदि ऊंचे पहाड़ों पर रहने लगे तो उसके रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगा। ये लाल रुधिर अणुओं की संख्या, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है ये बढ़ जाएगा। समान व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है। 15 ग्राम प्रति 100 मिली में होता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। ये साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक रूप अम्ल के कितने अणु बनते हैं। ये 2 अणु बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र में निर्मित सभी NADH व FADH के अणु कहाँ ऑक्सीकृत होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में होते हैं। श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहाँ स्थित होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होता है। किण्वन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा मापते हैं। ये कून्स नली के द्वारा मापते हैं। सांस द्वारा बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन कितना % होता है। ये होता है आपका कितना होता है, 47% होता है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा गला फंसा हुआ है। फेफड़े में अशुद्ध रक्त कहाँ से जाता है। ये दायां नीले से जाता है। स्वर यंत्र की दीवार में कितनी उपस्थितियाँ कंकाल होती है। ये होती है 29 होती है।
श्वास नली की शाखाओं को क्या कहते हैं? ये ब्रोंकाई कहते हैं। श्वास नली को और किस नाम से जानते हैं? श्वास नली को ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ये ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। मानव 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेता है? ये 16 से 18 बार लेता है। कितना बार लेता है? 16 से 18 बार लेता है। शिशु प्रति मिनट लगभग कितनी बार सांस लेता है? ये 20 से 40 बार शिशु सांस लेता है। ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन संयुक्त होकर किस अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। किसका करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो आपका लाल रंग का होता है। ऑक्सीजन का प्रमुख कार्य है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना है। जीर्णता को विलंबित करता है ये साइटोकाइनिन, जो जीर्णता को क्या करता है? ये विलंबित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम का है, और सर्कुलेटरी सिस्टम का जो भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर है मैं उसी को करवाऊँगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आगे में है तो रैपिड रिवीजन ज़रूरी है। और रैपिड रिवीजन तभी हो पाएगा जब आप वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़िएगा। समझे? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ये विकसित और बंद तथा दोहरा होता है। विकसित तथा बंद तथा दोहरा होता है। और कशेरुकी जंतुओं में किस प्रकार का रक्त संचरण पाया जाता है? ये खुला हुआ पाया जाता है। क्या होता है? खुला हुआ पाया जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किया था विलियम हार्वे ने। परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हृदय किस झिल्ली से घिरा होता है? ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कोष होते हैं। ये स्तनपायी जितने भी होते हैं ना, उसमें 4 होते हैं। हृदय को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? ये कोरोनरी धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। शिराओं में किस प्रकार का रुधिर बहता है? ये ऑक्सीजन रहित होता है। कशेरुकी प्राणियों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? कशेरुकी जो भी होते हैं उसमें बंद पाया जाता है। लसिका गांठों में किनका निर्माण करता है? ये लसिका गांठों में लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80 होता है। हिस्टोलिक बाय सिस्टोलिक होता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र होता है स्फिग्नोमेनोमीटर होता है। स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को बढ़ाने वाला हार्मोन है कौन है? वो हार्मोन आपका है थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन होता है। लिम्फोसाइट जो होता है, लिम्फोसाइट क्या है? ये लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। घाव भरने में सहायता करता है कौन करता है? हमारे लसिका करता है। शरीर में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। मतलब जो शरीर में लाल रंग जो होता है वो किसका? हीमोग्लोबिन, मतलब ब्लड की बात कर रहा है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। हृदय के भीतर स्वकुंचन एवं शिथिलन के आवेग में प्रसारण किस रूप में होता है? विद्युत रासायनिक तरंग के रूप में होता है। किस रूप में होता है? विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में होता है। हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग को किसके द्वारा मापा जाता है? कार्डियोग्राम के द्वारा मापा जाता है। हृदय धड़कन की स्वचालित क्रिया को मस्तिष्क में कौन नियंत्रित करता है? ये मेडुला ऑब्लिंगोटा के द्वारा होता है। हृदय धड़कन के नियंत्रण में किन हार्मोनों की भूमिका होती है? ये थायरॉक्सिन एवं एड्रेनलिन होती है। हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ का यूज होता है? ये होता है आपका CO का होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। हालांकि रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है कौन रोकता है? ये हेपेरिन रोकता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रोजिन प्रोटीन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? ये नेप्थोक्विनोन के द्वारा होता है। किन रुधिर वाहिनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं? ये धमनी में नहीं पाए जाते हैं। सिर तथा कंधों से अनॉक्सीकृत रक्त हृदय को कौन सी शिरा लाती है? ये सुपीरियर वेना कावा लाती है। उसके बाद देखा फेफड़े कह रहा है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं अलिंद में कौन लाता है? यह पुलमोनरी शिरा लाती है। हृदय में ओलिंद और नित्य छिद्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये ट्राई व बाई स्पीड द्वारा होता है। सामान्य हृदय चक्र का समय होता है 0.8 सेकेंड होता है। कितना होता है? 0.8 सेकेंड होता है। रक्तदाब की खोज किसने किया था? रक्तदाब का खोज किया था हेलुस ने। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्तदाब की खोज किया था किसने किया था? हेलुस ने किया था। हृदय में कितने आलिंद और नीले नितय होते हैं? 2 होते हैं। आलिंद और नीले होना चाहिए, इसमें नितय दिया हुआ आप लोग देख लीजिएगा जरा ये क्या है। सामान्यतः मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सामान्यतः मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये 2 बार दिया है। ये तो गलत लग रहा है, 72 बार ना होगा।
7 लगता है, छूट गया, 72 बार। करा कि हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है? धमनी करता है। धमनियों में किस प्रकार का रक्त बहता है? ये शुद्ध रक्त बहता है। एक वयस्क मानव के शरीर में धमनियों की कुल लंबाई कितना होता है? 1,00,000 किलोमीटर होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी धमनी कौन सी होती है? ये कैपिलरी होती है। शिरा में किस प्रकार का रक्त प्रभावित होता है? ये अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। अच्छा, ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं मुक्ता बनती है किससे? अस्थिमज्जा से बनती है, अस्थिमज्जा में बनता है ये लाल रक्त जो है हमारे आरबीसी जो है कहाँ बनता है? ये अस्थिमज्जा बनता है। हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच में हृदय आराम करता है। रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में। मनुष्य के रुधिर में रुधिर प्लेटलेट्स 3 लाख प्रति घन मिली की संख्या में पाई जाती है। इनका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। इनका प्रमुख कार्य है रक्त का थक्का बनाना। प्लेटलेट्स की बात कर रहा है ना। प्लेटलेट्स 3 लाख प्रति घन मिली की संख्या में पाए, 3 लाख प्रति घन में होता है ये हमारा प्लेटलेट्स जो होता है। और इसका लाइफ टाइम जो होता है 7 से 10 दिन का होता है, ठीक है, जो कि रक्त का थक्का बनाता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ये छोटी आंत में पाए जाते हैं। पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर जो होता है आपका कहाँ से? धमनी से मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलिए देखिए दूसरा निकालते हैं वन लाइनर क्वेश्चन जो है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन पढ़िए एग्जाम का टाइम, अगर वन लाइनर क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं तो बहुत ही बड़े काम का चीज़ होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है, ये चैप्टर आपका कौन है? ब्लड का। ब्लड और ब्लड ग्रुप की बात कर रहा है, और ब्लड और ब्लड ग्रुप की बात कर रहा है। यानी देखिए इसका जो वन लाइनर क्वेश्चन है, चूँकि ये भी डिटेल में पढ़ने का टाइम उतना नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक में है। रेलवे का एग्ज़ाम जो देखिए दे दिया, टेक्नीशियन का भी डेट दे दिया, 19 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में जो है आपका एग्ज़ाम लेगा, 19 से 29 दिसंबर के बीच में। और 22 तारीख को आपका जो है सिविल कोड का भी है ना। तो बहुत सारे एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद जाके नेक्स्ट में आपका जो है इसका एग्ज़ाम दे दिया, बीपीएससी का एग्ज़ाम दे दिया। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रैपिड में प्रैक्टिस आप लोगों को मैं करवाता हूँ, आप लोग सिर्फ लास्ट तक बने रहिए। करा कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। रुधिर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। एक संयोजी ऊतक। देखिए लसिका गांठों में किनका निर्माण होता है? ये लिम्फोसाइट का होता है। लिम्फोसाइट है लसिका में पाई जाने वाली एक कणिकाएं होती है। घाव भरने में सहायता कौन करता है? लसिका करता है। शरीर में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देखिए हीमोग्लोबिन है मानव शरीर में पाया जाने वाला पदार्थ है ना। श्वेत रक्त का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको धारण करता है। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होता है, ये क्या होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। रुधिर को वाहिनियों में जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन रोकता है। रुधिर जो हमारे ब्लड जो है उसको वाहिनियों में जो जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन रोकता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रोजिन प्रोटीन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से करता है? ये नेप्थोक्विनोन की सहायता से करता है। आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है? ये हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। मतलब देखिए आरबीसी जो है, आरबीसी की संख्या को, कितनी आरबीसी आपके बॉडी में है, इसकी संख्या को किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है? ये हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। रुधिर के जमने में किस खनिज का आवश्यकता होती है? ये कैल्शियम का होता है। कहाँ पर लसिका गांठों की संख्या अधिक होती है? कांख में, गर्दन में तथा पैरों में। लसिका गांठों की संख्या कहाँ होती है? कांख, गर्दन और पैरों में। किन रुधिर वाहिनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं? धमनी में नहीं पाए जाते हैं। लसिका गांठों में किसका निर्माण होता है? ये लिम्फोसाइट होता है। सबसे बड़ी जो है आपका लसिका जो ऊतक है वो कौन है? आपका पिलिया, ये जिसको बोलते हैं एस्पिलिन। क्या बोलते हैं जिसको? एस्पिलिन बोलते हैं। लैंडस्टीनर और वीनर ने रक्त में एक अन्य किस प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था? ये RH फैक्टर का लगाया था। किसका लगाया था? RH फैक्टर का लगाया था। WBC का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फोनोड में होता है। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित सत्य कथन क्या है? इसमें लोहा होता है, या लाल रंग प्रदान करता है, या रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, या ये क्या है?
संयोजी ऊतक का मतलब कनेक्टिव टिश्यू है। वह रक्त वर्ग जो सार्वत्रिक दाता होता है जिसको बोलते हैं ओ, यूनिवर्सल डोनर जिसको बोलते हैं। ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका जो रक्त आपका है वर्ग वो क्या होना चाहिए, किसी भी वर्ग का होता है। ए बी, चूँकि ए बी जो होता है ये यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है और ये क्या करता है, ये सभी से ले सकता है। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से। रक्त समूह की खोज किया था कॉल लेनेस्टर ने। रक्त का pH वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करता है, हमारा WBC करता है। WBC जो है हमारे संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O हो तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, O हो सकता है। किसी एक समान व्यक्ति रक्त का pH स्तर क्या होता है, 7.35 से 7.45 तक होता है। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके एक रक्त का परीक्षण करने का समय नहीं है। कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है, तो वो आपको वो दिया जा सकता है। सफ़ेद रक्तकण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, WBC का मुख्य कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करने का होता है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है पीलिया में। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। देखिए, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है अस्थि मज्जा में बनती हैं। रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम और डेसीमीटर में। मनुष्य के रुधिर प्लेटलेट्स 3 लाख प्रति घन सेंटीमीटर की संख्या में पाई जाती है। इनका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। इनका प्रमुख कार्य रक्त का थक्का बनाना होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, ये छोटी आंत में ही होता है। सॉरी दोस्तों। देखिए, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, ये WBC करता है। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, जबकि WBC आपका कितने दिन का होता है, 2 से 5 दिन का होता है। और प्लेटलेट्स का 7 से 10 दिन का होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, ये संक्रमण के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध होता है, संक्रमण के विरुद्ध होता है। आप लोग जानते हैं कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, ब्लड ग्रुप आपका 4 होता है। और ब्लड ग्रुप 4 में से जो आपका ब्लड ग्रुप O है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, और AB को जो होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। अब ब्लड ग्रुप O जो होता है वो सबको दे सकता है, और AB पॉजिटिव जो है वो क्या करता है, वो सबसे ले सकता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए, अब नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसके 1 लाइनर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत बड़े काम का चीज़ होगा। देखिए, इसमें जो है इसको आप लोग बस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो फिर कहिएगा सर बहुत बड़ा काम का चीज़ है ये, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है इसका। देखिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। कह रहा है कि वह तंत्र जो उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। मनुष्य का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, वो आपका वृक्क है जिसको किडनी बोलते हैं। यकृत उत्सर्जन में किस प्रकार सहायता करता है, या अमोनिया को यूरिया में बदलता है। वृक्क किस झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, ये पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। वृक्क जो होता है हमारे पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। वृक्क में कौन सी नलिकाएं पाई जाती है, मूत्र नलिकाएं या फिर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। मूत्र वाहिनियाँ कहाँ से निकलती है, हमारे किडनी से निकलती है। मूत्राशय का कार्य क्या है, ये मूत्र एकत्रित करना है। मूत्राशय क्या करता है, मूत्र मतलब कि पेशाब जो होता है उसको क्या करता है, एकत्रित करने का काम करता है। मूत्राशय कहाँ स्थित होता है, ये हमारे उदर गुहा में होता है। यकृत कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की क्रिया कहाँ होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है, लगभग 95% जो होता है क्या होता है, ये जल ही होता है। फेफड़े किन पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, ये CO2 एवं क्या करते हैं, जल का करते हैं। फेफड़ा जो है इसका करते हैं। फिर कह रहा है, देखिए, यूरिया की स्थिति में रोगी को किस क्रिया द्वारा उपचारित किया जाता है, ये हीमोडायलिसिस के द्वारा किया जाता है।
उत्सर्जी पदार्थों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 2 कार्बनिक एवं अकार्बनिक में। जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? ये इससे एडिशन रोग होता है। कौन रोग होता है? एडिशन रोग होता है। ऑस्मोरेगुलेशन का कार्य कौन सा अंग करता है? वृक्क करता है। मूत्र में कौन सा वर्णक पाया जाता है? मूत्र में जो होता है यूरोक्रोम पाया जाता है। मूत्र निर्माण के दौरान अति सूक्ष्म छनन की क्रिया कहाँ होती है? वोमन संपुट में होता है। पुनः अवशोषण की क्रिया नेफ्रॉन के किस भाग में होता है? ये स्रावी जो होती है, स्रावी भाग में होता है इसका। देखिए, मनुष्य के शरीर में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन सा तंत्र करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। शरीर की ये रचनाएं जो बाहर एवं आंतरिक परिवर्तनों का अनुभव करती है क्या कहलाती है? ये संवेदांग कहलाती है। शरीर की वे रचनाएं जो मस्तिष्क तथा मृदुरज्जु से प्राप्त निर्देशों को कार्य रूप प्रदान करती है क्या कहलाता है? ये कार्यान्वयन कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्यान्वयन कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर एवं स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है क्या कहलाता है? ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मस्तिष्क के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण क्या कहलाता है? ये मेनिंजाइटिस कहलाता है। क्या कहलाता है? मेनिंजाइटिस कहलाता है। कह रहा है कि अग्र मस्तिष्क कितने भागों से मिलकर बना होता है? ये 2। एक होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। स्मरण एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा करता है? स्मरण और चिंतन ये हमारा सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम जो हमारा क्या करता है? चिंतन और करता है। चिंतन करने का काम और कुछ याद करने का काम सेरिब्रम ही करता है। नींद, भूख, प्यास एवं थकावट से मस्तिष्क का कौन सा भाग संबंध होता है? ये होता है डायनसेफेलॉन होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? ये मध्य मस्तिष्क करता है। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? शरीर का संतुलन की बात करेगा तो ये आपका सेरिबेलम हो जाएगा, जो शरीर का संतुलन करेगा। और सेरिबेलम आपका क्या करता है? चिंतन करेगा, स्मरण करेगा। और शरीर के संतुलन की बात करेगा तो कौन करेगा? सेरिबेलम करता है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है? ये मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संवहन कौन करता है? ये मेडुरज्जु करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कितने और किन किन भागों में विभक्त होता है? ये 2 होता है। एक अनुकंपी एवं दूसरा क्या होता है? परानुकंपी होता है। देखिए, अब रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात कर रहा। देखिए, अपनी जाति की देखिए दोस्तों, क्या बात है कि सर्दी का मौसम है, ठीक ना। और सर्दी के मौसम में आप लोग जानते हैं कि ठंडा के कारण क्या होता है कि हम लोगों का जो है क्या होता है कि कंठ जाम हो जाता है, सर्दी हो जाता है, खांसी। वही हाल मेरा भी है अभी। इसको दोस्तों इग्नोर कीजिएगा इस बात को। देखिए आगे क्या कर रहा है यहाँ पे, कर अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए किसी जीव द्वारा अपने ही समान जीवों को पैदा करने की क्रिया क्या कहलाता है? प्रजनन या जनन कहलाता है, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। युग्मकों का निर्माण किस जनन में होता है? ये लैंगिक जनन में होता है। किस में होता है? लैंगिक जनन में होता है। मनुष्य में कितने वृषण पाए जाते हैं? 1 जोड़ी पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य में कितने जोड़ी वृषण पाए जाते हैं? 1 जोड़ी पाए जाते हैं। शुक्राणुओं का परिपक्वन एवं संग्रह कहाँ होता है? अधिवृषण में होता है। भ्रण में किस अवधि तक 3 जननिक स्तरों का निर्माण हो जाता है? 5वें सप्ताह तक। भ्रण लिखा हुआ देखिए, जबकि भ्रूण होना चाहिए, भ्रण लिखा हुआ। अंडाणु पूरी तरह कहाँ परिपक्व होते हैं? अंडवाहिनी में परिपक्व होते हैं। गर्भाशय का वह हिस्सा जो योनि से जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है? वो ग्रीवा कहलाता है। मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? ये अंतः निषेचन होता है। मनुष्य में क्या होता है? अंतः निषेचन मनुष्य में होता है। ठीक है दोस्तों, अब निकालते हैं नेक्स्ट चैप्टर। जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन है? आपका रैपिड डिवीजन में करवा रहा हूँ, ठीक है। इससे आपका जो है इस एग्ज़ाम में, आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपका बहुत बड़ा ही काम करेगा, ठीक ना। देखिए, अब थोड़ा सा ही बचा हुआ, इसको समाप्त कर ही देते हैं और फिर जो है कल से नेक्स्ट चैप्टर में लाऊंगा। देखिए, अब ग्लैंड की बात कर रहा। ग्लैंड में देखिए, ग्लैंड का इंपॉर्टेंट जो है 1 लाइनर मैं निकालता हूँ कि 1 लाइनर आपका जो है कितना बड़ा काम का चीज़ है। इसमें 1 लाइनर दिया हुआ ही नहीं है दोस्तों। देखिए, इसमें 1 लाइनर है ही नहीं, मतलब इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और उसके बाद देखिए
लास्ट ही है बायोलॉजी, अब जो ख़त्म ही होने वाला है। अब देखिए सेंस ऑर्गन्स दिया, सेंस ऑर्गन्स देखिए दिया हुआ है, ये तो वर्नर नहीं है, कान का दिया, हर चीज़ का दिया हो, बहुत ही बेस्ट तरह से दिया हुआ है, आप लोग कह सकते हैं बहुत ही बेस्ट तरीके से दिया हुआ है। कैविटी ऑफ बॉडी, शरीर के गोआ, न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। ये तो दूसरा चीज़ दे दिया है इसमें, इतना पढ़ने का ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम टाइम इतना पढ़िएगा तो आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ देखिए इसमें दिया हुआ, इसका वर्नर यहाँ पे है। देखिए कह रहा कि एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, ये कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है, ये ग्लूकोज और अपचय होता है। रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है, क्या होता है, भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ पे होता है, ये होता है किससे, प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करता माना जाता है। एंजाइम मूल रूप से, एंजाइम जो है मूल रूप से क्या है, प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, एंजाइम है। कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका, कैप्सूल का जो आवरण है वो स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक कौन है, फ्रक्टोज है। कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, ये ग्लूकोज है तत्काल ऊर्जा को प्रदान करता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों में, शाकाहारी जो है कहाँ पाए जाते हैं, दालों में पाते हैं। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता अपने कोबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है, हमारा पोटेशियम जो है ये आवश्यक होता है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, कैल्शियम होता है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं, सोयाबीन और मूंगफली। कौन है, सोयाबीन और मूंगफली है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कौन है, कैल्शियम और Ca और K, कैल्शियम और कैल्विन होगा। देखिए सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व कौन है, कैल्शियम होता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, लोहा की कमी से होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से होता है, विटामिन K के। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना परसेंट होता है, 50% होता है। मानव शरीर हमारे बॉडी में कितना परसेंट होता है, 50% होता है एवरेज में। पालक के पत्ती में किसका मात्रा सबसे अधिक होता है, तो पालक के पत्ती में जानते हैं आप लोग किसका होता है, आयरन का होता है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत होता है। किसकी कमी से दंतक्षय होता है, फ्लोरीन की कमी से क्या होता है, हमारा दंतक्षय होता है, मतलब दांत जो है गिरना शुरू हो जाता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरतम होती है, क्या होता है, वसा होता है। देखिए आप लोग इसको जानते हैं, देखिए क्या कर रहा है, गहरे तले हुए मतलब अच्छी तरह से जो भी हम लोग ऑयली चीज़ खाते हैं जो कि फ्राई होता है अच्छी तरह से, उसमें वो कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है, फैट पाया जाता है। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करता है, ये कॉपर का करता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, ये कौन है, वसा है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है, विटामिन के मदद करता है। कौन करता है, विटामिन के। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, पीलिया जो है हमारे यकृत मतलब लीवर जो है इसके संक्रमण के कारण ही हमारा क्या होता है, जॉन्डिस होता है। और रक्तदाब में किसकी मात्रा कम हो जाती है, और रक्तदाब में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है, हमारा प्रोटीन है, क्योंकि उसका शरीर बना रहता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है, हमारा विटामिन ए है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है और रक्तता होता है। कैंसर दुग्ध होता है प्रोटीन, कैंसर दूध
कैंसर नहीं है, सॉरी, कैसीन है। कैसीन दूध कौन होता है, मतलब दूध में हम लोग जानते हैं कि कैसीन होता है, और ये हमारा क्या एक तरह का प्रोटीन है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, लैक्टोज के कारण। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित और वसीय एल्कोहल है। वसा में घुलनशील विटामिन होता है। वसा में कौन विटामिन घुलनशील होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, कैरोटीन होता है और टोकोफेरॉल होता है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में होता है। दिल का दौरा जो होता है पड़ता है, ये होता है किसके कारण होता है, हृदय में रक्त की आपूर्ति जो है इसकी कमी हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, दिल का दौरा पड़ता है। समझे। अब आगे देखिए, बीमारी की बात कर रहा है ना, बीमारी की बात कर रहा है। बीमारी में देखते हैं कि इसका वन लाइनर जो है कितना दिया हुआ। क्योंकि आज एक भी नहीं छोड़ेंगे, इसका मैराथन है, तो आज इसको हम ख़त्म करेंगे हर हाल में, है ना। क्योंकि आपको 12 तारीख को जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम है, जिसमें आपको बहुत बड़ा काम देगा ये। 12 तारीख को बीपीएससी है। आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आपको कन्फर्म हो जाएगा, है ना। और फिर जाके जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आइएगा, क्योंकि ये खान सर का है, ये ऐसा वैसा टीचर का नहीं है, जो कि बहुत बड़े नामी गिरामी टीचर आप लोग जानते हैं। ये चीज़ देखिए दोस्तों क्या कर रहा है यहाँ पे। लीची का खाने योग कौन भाग होता है, एरिल होता है। अनार का खाने भाग कौन होता है, टेस्टा होता है। टमाटर और अमरूद का खाने भाग क्या होता है, संपूर्ण फल होता है। सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन होता है, पुष्पासन होता है। नींबू, संतरा, मौसमी का खाने योग्य भाग कौन होता है, जूसी हेयर, मतलब रेशेदार होता है वो। धान का और नारियल का इसका होता है भ्रूण कोष होता है। आम और तरबूजा का खाने योग्य भाग कौन होता है, मध्य फल भित्ति होता है। अनानास और कटहल दोनों का क्या होता है, पुष्पक्रम होता है। फूलगोभी का हम लोग क्या खाते हैं, पुष्पक्रम खाते हैं। फूलगोभी क्या खाते हैं, पुष्पक्रम खाते हैं फूलगोभी का। देखिए स्केलेटल सिस्टम है, और स्केलेटल सिस्टम में आपका देखिए दिया हुआ, देखिए ज़रा पैर की हड्डी की बात कर रहा है। पैर की हड्डी में आप लोग जानते हैं कि फीमर हमारे कहाँ पे होता है, जांग में एक हड्डी होता है। पटेला में एक होता है, टिबिया में एक होता है, फिबुला में एक होता है, और टार्सल जिसको टखना बोलते हैं, इसमें कितना होता है, 7 होता है। मेटाटार्सल में कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। और फ्लैंजिज उंगली में कितना होता है, 14 होता है। दोनों का आप ऐड कीजिएगा कितना हो जाता है आपका, 30 हो जाता है। और दोनों हाथ मिलाइएगा, है ना, दोनों पैर मिलाइए, कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। देखिए फीमर कहाँ पाया जाता है, जांग में देखिए दिया हुआ है ना। और हाथ की हड्डियों की बात करिए, आपका पैर की बात था, अब हाथ की हड्डी की बात करेगा तो हाथ में भी आपका कितना होता है, 30 ही होता है। जैसे ह्यूमरस 1 होता है, रेडियस में 1, अल्ना में 1, कार्पल जिसको कलाई बोलते हैं उसमें भी 8 होता है। मेटाकार्पल जिसको हथेली बोलते हैं उसमें कितना होता है, 5 होता है। और फ्लैंजेज जिसको उंगली बोलते हैं उसमें कितना होता है, 14 होता है। इसमें आपका एक हाथ में आपका 30 होता है। हम जानते हैं हम लोगों को 2 हाथ होता है, इसलिए कितना हो गया, 60 हो गया। उसी की बात ये कर रहा है। बाद में कि देख सकते इसमें कुछ है नहीं। एक मिनट और देखिए, इसमें दिया हुआ है कि गर्दन की हड्डियों की संख्या कितना होता है, 7 होता है। हमारे गर्दन में कितनी हड्डी होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। और हमारे बॉडी का सबसे जो छोटा भाग होता है कौन होता है, कान में होता है, जिसको स्टेपिस बोलते हैं, स्टेप्स होता है। और सबसे बड़ा कौन होता है, फीमर होता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होता है, स्टेप्स होता है, जिसको मध्य कान बोलते हैं। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है ना, जो जांग में होता है। और फीमर उसका जो लंबाई होता है कितना होता है, 48 सेंटीमीटर का होता है। हमारा जो फीमर है इसका लंबाई कितना होता है, 48 सेंटीमीटर का होता है। सबसे कमज़ोर हड्डी कहाँ का होता है, सबसे कमज़ोर हड्डी की बात कर रहा है, ये हमारा क्यों होता है, कॉलर होता है, जिसको हंसली बोलते हैं। सबसे मजबूत हड्डी होता है हमारा जबड़ा का हड्डी, जिसको क्या बोलते हैं, डेंट्री बोलते हैं। सबसे चमकीला हड्डी हमारा कौन होता है, टिबिया होता है। टिबिया हमारा सबसे चमकीला हड्डी होता है। पैर की हड्डी कैसा होता है, खोखला होता है। पटेला सिस्माइड हड्डी का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो ईसीएम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पेल्विक का एक भाग होता है। जहाँ मांसपेशियाँ तथा अस्थियाँ मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं, है ना। जहाँ मांसपेशियाँ और अस्थियाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। और जहाँ अस्थि दूसरी अस्थि से मिलता है उसको क्या कहते हैं, लिंगामेंट कहते हैं।
अस्थियों की जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है जो हड्डियों को मोड़ने में मदद करता है। तो कहा जाता है कि जो अस्थि हमारा जो बोन है, बोन के जोड़ के पास क्या पाया जाता, कौन द्रव पाया जाता है? साइनोवियल नामक एक द्रव पाया जाता है जिसके कारण हम हड्डियों को मोड़ सकते हैं, मोड़ने में हमको मदद मिलता है। इसी द्रव की कमी से गठिया नामक रोग हो जाता है। जानते हैं किसी भी आदमी को अगर गठिया हो जाता है तो उसका पैर जो होता है जल्दी मुड़ नहीं पाता है, समझे ना, वो पैर मोड़ने में उसको बहुत दर्द करता है, पेनिंग करता है। तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गठिया के नाम से जानते हैं। और गठिया कब होता है? जब हमारे बॉडी में, बॉडी मीन्स हमारा जो बोन है, बोन का जो जोड़ा होता है ना, उसमें जब साइनोवियल नामक द्रव जब घट जाता है उसके कारण से क्या होता है? हमारे बॉडी में गठिया पाया जाता है। खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली खोखला जगह होता है जिसे क्यों क्या कहते हैं? फोरमिन मैग्नम कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? फोरमिन मैग्नम कहते हैं। और देखिए इम्पोर्टेंट्स देखते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट्स मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेस्ट जाए। उसके बाद आज देखिए हिंज पॉइंट कहाँ होता है? हिंज पॉइंट आपका केहूनी में होता है और घुटना में होता है। केहूनी और घुटना में क्या होता है? हिंज पॉइंट होता है। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? ये 206 होती है। और जो बच्चे जन्म लेता है उसमें कितना होता है? 300 होता है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। ये होता है, देखिए एक चीज़, ये कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या 700 दिया हुआ, बट 630 होता है। कितना होता है? 630 होता है। इसमें अनुमानित की बात कर रहे, एवरेज में मतलब ऐसे दे दिया। मानव शरीर में पसली कितने होते हैं? पसली 24 होते हैं, बट यहाँ पे 12 जोड़ा दिया हुआ। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 300 होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थि होते हैं? 8 होते हैं। कान में कितनी हड्डी होते हैं? कान में 6 होते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होता है? स्टेपिस होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है? जांघ की होती है, जिसकी लंबाई होती है कितना होती है? 48 सेंटीमीटर होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है, कौन होती है? फीमर का होता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी सरंध्री होती है। टीबिया नामक हड्डी किसे पाया जाता है? टीबिया नामक हड्डी पाया जाता है हमारे टांग में पाया जाता है। रक्त हड्डी करा के रकाब है, स्टेपिज जिसको बोलते हैं, स्टेप्स। रकाब हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? जिसको स्टेपिज बोलते हैं, हमारे कान में पाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी का सबसे छोटा हड्डी होता है ना। यूकोष्ठी नलिका मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है? यूकोष्ठी नलिका हमारे कान में पाया जाता है। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? वायु होता है। सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती है? हमारे खोपड़ी में पाया जाता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि पाया जाता है हमारे कहाँ पे? जबड़ा जो होता है, जबड़ा में। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? वो हमारे कौन है? सांप जी है। सांप महाराज जो है, इसमें पसली की संख्या सर्वाधिक होता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? नाक में होती है। निम्न में से किस कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता? ये एम्फीबिया, जितने भी एम्फीबियन होते हैं उसमें क्या होता है? बहिकंकाल नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन सी संधि कोर संधि है? वो स्कंध है। ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं कहाँ पे? अस्थियों में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है? ये कमर का जोड़ है। क्या है? ये कमर का जोड़ है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी और हड्डी जो को जोड़ता है उसको टेंडन बोलते हैं। और दो अस्थियां आपस में जब जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं। और यही दो हड्डियों के बीच में क्या पाया जाता है? साइनोवियल नाम का एक द्रव पाया जाता है, जिसकी कमी के कारण क्या होता है? गठिया रोग हो जाता है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? हमारे तलुए में होती है। कंकाल तंत्र के अंग कौन कौन कहलाते हैं? हमारे कंकाल तंत्र होते हैं, अस्थियां होते हैं। कंकाल तंत्र का अध्ययन किन दो भागों में किया जाता है? बाहरा तथा अंतः कंकाल में किया जाता है। हड्डी किन कोशिकाओं से बना होता है? हड्डी हमारे मेसेनकाइम से बना होता है। हड्डी किसके द्वारा विकसित होता है? मेसोडर्म्स के द्वारा होता है। कोशिकाओं से निकला कौन सा पदार्थ ओस्टियोब्लास्ट की रचना करता है? ये ओसिन का करता है। कीटों का बाहरा कंकाल किससे बनता है? कीटों का जो है बाहरा कंकाल बनता है किस कारण होता है? ये काइटिन के कारण बनता है। किस कारण? काइटिन के कारण बनता है। कंकाल का मध्य आधार कौन बनाती है? कशेरुकी दंड बनाती है। दो कशेरुकियों के बीच का भाग किसके द्वारा
भरा होता है, ये तंतु पस्थि पेट के द्वारा। वयस्क मनुष्य में मेरुदंड कितना लंबा होता है? वयस्क मेरुदंड होता है 60 से 70 सेंटीमीटर लंबा होता है। मेरुदंड में कितनी कशेरुकी होती है? 33 होती है। कशेरुकी दंड को अन्य नाम क्या नाम दिया गया? ये रीढ़ खम होता है। शंखास्थि, फ्रंटल, जंतुकास्थि, झझरास्थि, पार्श्वाकास्थि का किससे संबंध होता है? ये आप हमारा जो है किसका होता है? ये हमारे खोपड़ी से इसका संबंध होता है। नेजल, कपिलास्थियाँ, लेक्रिमल्स अस्थियाँ, बोमर, पैलेट। फिर कह रहा है कि मैक्सिलरी, मेडिबल, स्पंजी अस्थियाँ किससे संबंध होता है? ये हमारे जो चेहरा है इससे इसका संबंध होता है। कशेरुकी, वक्षास्थि, पसलियाँ किससे संबंध होता है? हमारे धड़ से होता है। पसलियाँ कितनी अस्थियों से बनती है? पसलियाँ जो है हमारे 24 अस्थियों से बनता है। अंगुलास्थियाँ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये हमारे कहाँ पे होता है? हाथ में। सब बोन्स का नाम है, हाथ में। पटेला हो गया, टार्सस हो गया, मेटाटार्सस, फीमर, टिबिया, फिबुला, ये सब हमारे पैर में होता है। कहाँ होता है? हमारे पैर में होता है। हमारे शरीर के मस्तिष्क कोष्ठ की अस्थियों की संख्या कितना होता है? हमारे मस्तिष्क होता है उसका कितना होता है? 8 होता है। प्रतिवर्ती क्रिया जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है इसका? कशेरुकी रज्जु में होता है। वयस्क मानव में कितनी अस्थियाँ होती हैं? 206 होती है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन होता है? दंतवल्क होता है। शल्क क्रिया में कह रहा है कि ऑर्थोप्लास्टी का क्या काज है? जोड़ का प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर होता है। कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? ये होता है आपका मतलब स्पाइनल कोर्ड जो होता है इसमें कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ा होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती हैं? जबड़ों की होती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या होती है 29। मनुष्य की जो खोपड़ी होती है, हमारे जो ब्रेन है, इसमें कितने होते हैं? 29 जोड़ी होते हैं। 29 जोड़ी नहीं होती है, 29, हाँ 29 होता है, ओनली 29 हड्डी होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सा होता है? ये हमारा कोलम होता है। कोलम या फिर स्प्लैंक्यूज गुहा होता है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकाल के द्वारा होता है। कंडरा जिसको हम लोग टेंडन बोलते हैं किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से जोड़ता है। स्नायु जो होता है ये हमारा अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। स्नायु एवं कंडराएं कैसे होता है? ये एक संयोजी होता है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। स्तनियों की अस्थि उपास्थि में क्यों भिन्न होती है? हेवसियन नलिकाओं के कारण होता है। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? अस्थि का जो मैट्रिक्स होता है ये हमारे किसका बना होता है? हमारे ओसिन का बना होता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं। कह कि मज्जा गुहा जो होता है, मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? ये ओस्टियोक्लास्ट करती है। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? ओस्टियोक्लास्ट के द्वारा होता है। शिशुओं में जो होता है आप लोग जानते हैं कि 300 हड्डी होता है। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? ये संयोजी ऊतकों से होता है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हमारे हाथ में और हमारे पैर में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? अचल संधि होता है। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों के संधि में मिलता है? अल्ना और ह्यूमरस में। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 होता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है हमारे जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटा हड्डी हमारा स्टेपिस होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी हमारा फीमर है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कितना होता है? कैसा होता है? वो हमारा खोखला होता है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता है? हमारे टांग में पाया जाता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबा होता है? हमारा जांघ का होता है, जो कि कितना होता है? जांघ का में जो हमारा फीमर है उसका होता है, हमारा फीमर का लंबाई 48 सेंटीमीटर होता है, जो कि हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि मानव शरीर किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? वही कह रहा है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी के कारण हो जाता है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है हमारे कान में, मतलब सबसे छोटा हड्डी हमारे कान में, जिसका नाम है स्टेपिज है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसा होता है? ठोस होता है। ये आपका है। और चलते हैं नेक्स्ट में और देखते हैं कि कुछ बचा हुआ तो नहीं है। आई थिंक अब ख़त्म होने वाला ही है। अब देखिए ख़त्म हो गया। ये आपका क्या था? जूलॉजी की बात कर रहा था, और जूलॉजी मैंने क्या किया? पूरे करवा दिया, है ना।
जूलॉजी का जो है आपका पूरे में करवा दिया। अब आपका क्या बच गया आपका, अब आपका बच गया देखिए बॉटनी बच गया। क्योंकि अब जो जानते हैं कि ये एक ऐसा पोर्शन है जिस पोर्शन से आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किस चीज़ से, आपका ये बायोलॉजी के सेक्शन से। इसलिए इसको छोड़ना तो छोड़िएगा तो फिर प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहा कि सिनकोना के छाल से कुनेन प्राप्त किया जाता है जिसमें मलेरिया की दवा बनती है। ठीक है, मुलेठी के जड़ से गला साफ होता है। मुलेठी के जड़ होता है, इससे क्या होता है, गला साफ होता है। अभी जो गला मेरा फंसा हुआ है, फंस जाता है कभी कभी, हमको मुलेठी के जड़ का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए ब्राह्मी के पत्ता के प्रयोग करने से स्मरण शक्ति का याददाश्त, देखिए आप लोग जानते हैं ब्राह्मी सॉरी दोस्तों, ब्राह्मी के पत्ता आप लोग देखे होंगे गांव में, घर में क्या होता है कि एक मतलब कि चौकोर दिल के टाइप का एक पत्ता होता है ना, जिसको बचपन में हम लोग जब कभी गांव में रहते थे तो उसका हम लोग यूज़ करते थे। और जो गांव में रहते होंगे भाई वो उसका यूज़ ज़रूर करते होंगे। उसका यूज़ करने से क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे हमारा साइंस भी ये कह रहा है, साइंस भी इस चीज़ को मान लिया कि हमारा जो याददाश्त है ये बढ़ता है ब्राह्मी के पत्ता। सर्पगंधा के जड़ से सांप काटने तथा हाई बीपी की दवा बनती है। देखिए सर्पगंधा से क्या होता है, हमारा हाई बीपी और सांप काटने की दवा बनता है। नारियल की फल भित्ति से क्या बनता है, नारियल की फल भित्ति से रस्सी बनती है। फल भित्ति जो होता है उसका, उससे रस्सी बनता है, तो बाहर वाला जो पार्ट्स होता है ना उससे बनता है। कपास की प्राप्ति बीज से होती है, इसे सफ़ेद सोना कहते हैं। जूट की प्राप्ति छाल से होती है। जूट जो प्राप्ति होती है उसका क्या होता है, छाल से होता है। इससे बोरा बनता है, इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पर्सन होता है जूट कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। और पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है जूट का, बांग्लादेश में होता है। लौंग की प्राप्ति पुष्पकली से होती है। हींग की प्राप्ति हमारे जड़ से होती है। हींग की प्राप्ति कहाँ से होता है, हींग जो मिलता है हम लोग जो हींग खाते हैं है ना, वो प्राप्त होता है कहाँ से, जड़ से होता है। एकदम ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। हींग की प्राप्ति जड़ से होती है। लौंग की प्राप्ति हमारे पुष्पकली से होता है। दालचीनी की प्राप्ति कहाँ से होता है, दालचीनी जो हम खाते हैं गरम मसाला के रूप में, वो छाल से होता है। अफीम हो गया, चरस हो गया, कोकीन हो गया, हशीश हो गया, भांग जिसको बोलते हैं, हशीश को ही भांग बोलते हैं। हीरोइन हो गया जिसको ब्राउन शुगर के नाम से जानते हैं, गांजा हो गया, मिरीजुआना, ये सभी मादक पदार्थ है, इसकी प्राप्ति पत्ती से ही होता है, पत्ता के रूप में यूज़ करते हैं। कॉफ़ी की प्राप्ति बीज से होती है, इसमें कैफीन पाया जाता है। चाय में थिन पाया जाता है। चाय की प्राप्ति पत्ती से होता है, इसमें टेनिन तथा थिन होता है। चाय में क्या पाया जाता है, टेनिन तथा थिन पाया जाता है। भांग, तंबाकू, गांजा, जितनी भी चीज़ होता है इस सब में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। भांग हो गया आपका, है ना, तंबाकू हो गया, गांजा हो गया, इस सब में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। गुलाब के तना से नए किस्म नया पौधे का उगाना क्या कहलाता है, उसको बर्डिंग बोलते हैं। देखिए कोकाबिटेसी जो होता है, इसमें क्या होता है आपका, जो भी लतीदार सब्जी या पौधे को रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोकाबिटेसी बोलते हैं। जैसे नेनुआ आपका हो गया, करेला हो गया, कद्दू हो गया। रूटेसी की बात करेगा, इसमें आपको नींबू कुल के खट्टे फलों को रखते हैं। नींबू हो गया, संतरा हो गया, उसको क्या बोलते हैं, रूटेसी बोलते हैं। और मालवेसी बोलते हैं, इसमें लसायुक्त होता है जिसको क्या बोलते हैं, मालवेसी बोलते हैं। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि सोलनेसी जो हो गया आपका, आलू हो गया, तंबाकू, धतूरा, सब सोलनेसी में आ जाएगा। लिलियसी आपका लहसुन प्याज हो जाएगा। गेमेनेनी आपका क्या होगा, धान, जितनी जितनी मोटी अनाज होती है उसको गेमेनेनी बोलते हैं। क्रूसी फेरा किसको बोलते हैं, सरसों को कहते हैं। लिल्यूमिनेसी बोलते हैं दलहनी फसल को। और मोरासिया किसको बोलते हैं, कटहल को रखते हैं। देखिए कहा कि सभी जीवों में सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, हमारे मशरूम में पाया जाता है। किसे पाया जाता है, मशरूम में पाया जाता है। विश्व का पहला एंटीबायोटिक कौन था, पेनिसिलिन है, जिससे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक कवक को निकाला था। ईस्ट का प्रयोग हमारे कहाँ पे होता है, हमारे बेकरी में ईस्ट का प्रयोग होता है। ईस्ट किण्वन की क्रिया करता है। किण्वन जो है जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटित करना किण्वन कहलाता है। शर्करा के किण्वन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, शर्करा के।
देखिए कह रहा इन्वर्टाज एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज तत्व में तोड़ देता है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल में अल्कोहल तथा CO2 में तोड़ देता है। मिथाइल अल्कोहल को जहरीली शराब कहते हैं। देखिए मिथाइल अल्कोहल अंदर जहरीली शराब किसको बोलते हैं? मिथाइल जो अल्कोहल है इसको हम लोग क्या कहते हैं? जहरीली शराब कहते हैं। इसे पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। सोच सकते हैं इसको आदमी पिएगा तब क्यों? इसको पीने से आदमी जब एक तरह से इंजॉय करता है, इसको पीने से अगर अंधा हो जाएगा तो फिर इसको सरकार इसको बनाने की परमिशन क्यों दिया? ये भी तो सोच सकते हैं ज़रा। देखिए सबसे मीठा शर्करा फ्रुक्टोज होता है। यह सुक्रोज से 17 गुना क्या होता है? मीठा होता है। फ्रुक्टोज हमारे कहाँ होते हैं? फलों में पाया जाता है। चीनी को टेबल चीनी भी कहते हैं। चीनी जो होता है, चीनी को क्या बोलते हैं? टेबल चीनी भी कहते हैं। इसमें सुक्रोज पाया जाता है। सेक्रिन एक नन शुगर कार्बनिक पदार्थ है। यह शर्करा से 500 गुना क्या होता है? ये मीठा होता है। क्या होता है? 500 गुना मीठा होता है। इसका प्रयोग आइसक्रीम उद्योग में करते हैं। शैवाल, शैवाल मतलब हो गया आपका एल्गी। शैवाल का अध्ययन किसको कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इस कारण इसका रंग क्या होता है? हरा होता है। शैवाल भोजन का मंड के रूप में क्या कहता है? ग्रहण करता है। शैवालों का हरा रंग अल्फा फाइकोएरिथ्रियम के कारण होता है। क्वेश्चन पूछता है कि शैवालों का जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है? ये होता है फाइकोएरिथ्रियम के कारण होता है, अल्फा फाइकोएरिथ्रियम के कारण। और उस शैवालों का जो भूरा रंग होता है किस कारण होता है? ये फाइकोजेंथियम के कारण है। फाइकोजेंथियम की बात करिएगा तो भूरा हो जाएगा और हरा हो जाएगा एरिथ्रियम के कारण। लाल सागर का लाल रंग होता है ट्रैकोडेस्मियम एटिथ्रियम के कारण। लाल सागर जो है इसका जो होता है लाल रंग होता है किस कारण होता है? ट्रैकोडेस्मियम एटिथ्रियम के कारण होता है। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कछुए के शरीर में उगता है। कछुए के शरीर में कौन सा शैवाल उगता है? प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा नामक जो शैवाल है ये आपके कछुए के शरीर में उगता है। सारगेसो नामक शैवाल 200 मीटर लंबा होता है। सारगेसो जो होता है ये सारगेसो जो शैवाल होता है ये 200 मीटर क्या होता है? लंबा होता है। भूरे शैवाल का प्रयोग चारा क्रम में होता है। जो चारा जो होता है ना, चारा क्रम में भूरे शैवाल का यूज होता है। नीलहरित शैवाल धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए काम आता है। ल्यूमेरिया नामक शैवाल से समुद्री आयोडीन प्राप्त होता है, ठीक है। और कोलोरोला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यात्री अपने यान में ले जाते हैं। इससे उन्हें प्रोटीन युक्त क्या करता है? भोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और पानी भी मिलता है, हर चीज़ मिलता है उसको कोलोरोला से। लाइकेन, इसे शैवाल एवं कवक के बीच की कड़ी बोला जाता है। लाइकेन मूल रूप से नीला होता है। लाइकेन कैसा होता है? मूल रूप से नीला होता है, किंतु जब प्रदूषण बढ़ता है और SO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है और सफ़ेद हो जाता है। नीला से क्या होता है? सफ़ेद हो जाता है। नीला उसका कलर तो होता है ही, उससे क्या होता है? वो सफ़ेद हो जाता है। अतः लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है, क्योंकि ये क्या करता है? ये जब आपका प्रदूषण बढ़ेगा तो क्या होगा? इसमें SO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके इसका रंग जो होता है क्या होता है? कलर जो होता है क्या होता है? चेंज हो जाता है। आगे देखते हैं। ग्राफिक्स नामक लाइकेन से लिटमस की प्राप्ति होता है। लाइकेस देखिए ग्राफिक्स जो है नामक लाइकेन से लिटमस की प्राप्ति होता है। लिटमस मूल रूप से कैसा होता है? नीला होता है। जब नीले लिटमस पेपर पर अम्ल डालते हैं तो वह कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। जब लाल लिटमस पेपर पर क्षार डालते हैं तो वह नीला हो जाता है। आर्चिल नामक लाइकेन से नीला रंग बनाया जाता है। परमिलिया नामक लाइकेन से मिर्गी की दवा बनता है। मतलब मिर्गी की दवा जो बनता है ये किस लाइकेन से बनता है? परमिलिया नामक लाइकेन से क्या बनता है? मिर्गी की दवा बनता है। इंडोकार नामक लाइकेन का प्रयोग जापान के लोग सब्जी के रूप में करते हैं। पूछा जाता है जापान के लोग सब्जी के रूप में किस लाइकेन का यूज करते हैं? इंडोकार नामक शैवाल का लाइकेन का। असीमिया नामक लाइकेन से DPT का ट्रिपल वैक्सीन बनाया जाता है ना। DPT का असीमिया नामक लाइकेन से DPT का बनता है। अब चलते हैं बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बैक्टीरिया कह रहा है कि जीवाणु की खोज एंटोइन लियोन हॉक ने किया था, अतः इन्हें जीवाणु विज्ञान का क्या कहते हैं? फादर कहते हैं, है ना। जीवाणु का नामकरण किसने किया था? जीवाणु का नामकरण एहरनबर्ग ने किया था। कब किया था? ये किया था आपका 1971 था कि 1871 था? आप लोग ज़रा देखिएगा। आई थिंक 1871 होगा, 1971 तो नहीं होगा, 1871 होना चाहिए। आगे देखिए
जीवाणु जीवाणु मानव के मित्र तथा शत्रु दोनों होते हैं। जीवाणु जो होते हैं मानव के मित्र भी है और क्या है, शत्रु भी है। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक का अभाव पाया जाता है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण साइनो बैक्टीरिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, साइनो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया द्वारा चमड़ा उद्योग में चमड़ा को साफ किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, टैनिंग कहते हैं। एजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसल के जड़ में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में हेल्प करता है। एजोबैक्टर नामक जीवाणु धान के खेत में पाया जाता है। पूछा जाता है कि धान के खेत में जो है कौन किस नाम के जीवाणु पाए जाते हैं, एजोबैक्टर नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में हेल्प करता है। नास्टर तथा एनाबिना नामक जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन का कार्य करता है। और लैक्टोबाइलस नामक जीवाणु दूध को दही में बदल देता है, मतलब लैक्टोबैसिलस होगा यहाँ पर, लैक्टोबैसिलस लिया। दूध का प्रसंस्करण, दूध को अधिक दिन तक सुरक्षित रखने के लिए दूध का प्रसंस्करण करते हैं। इसकी खोज किसने किया था, तो बताइएगा ज़रा, लुई पास्टर ने किया था। इनका दो विधि, एक होता है लो टेम्परेचर, दूसरा होता है हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में क्या होता है, इसमें दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर जो है 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, और हाई टेम्परेचर पर जो है इसको 72 डिग्री सेल्सियस पे जो है 15 सेकंड के लिए सिर्फ गर्म किया जाता है ना। अब देखिए बैक्टीरिया का आकार दे दिया, अभी ये सब चीज़ें हैं, इतना चीज़ डिटेल में जानने का ज़रूरी नहीं है। ये देखिए क्या दिया हुआ है, पादप में होने वाले अनियमित विकार को पादप रोग कहते हैं। पादपों में अधिकतर बीमारियां किसके कारण होता है, कवक द्वारा होता है। पोषक पदार्थ की कमी से भी पादपों में रोग पाया जाता है। जस्ता की कमी से आप लोग जानते हैं धान में खैरा रोग होता है। आम तथा बैगन में क्या होता है, लिटिल लीफ हो जाता है। और मक्का में भी व्हाइट स्पॉट किसके कारण होता है, जस्ता की कमी कारण होता है। बोरोन की कमी से होने वाला कौन रोग होता है, फूल गोभी का भूरा हो जाना, आंवले का निक्रोसिस हो जाता है, चुकंदर का हालो हाट हो जाना। तांबा की बात करता है, नींबू का काला रंग, नींबू का काला पर जलना क्या होता है, तांबा के कारण ही होता है। मैंगनीज के कारण शलजम में व्हाइट कोर तथा मटर में मांस रोग हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी से आलू का ब्लैकआउट हो जाता है, और पोटेशियम की कमी से लीची की पत्ती जो है जल जाता है। गाजर में क्या होता है, कोट स्पॉट होता है। क्या होता है गाजर में, कोट स्पॉट होता है, किस कारण से, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अब विषाणु की से होने वाला रोग की बात कर रहा है। विषाणु की कमी कारण क्या होता है, हरिमानहीनता या रंग परिवर्तन वायरस के द्वारा ही होता है। पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, किसी कारण से, पीला या सफ़ेद पड़ जाता है, विषाणु के कारण ही, मतलब वायरस के कारण ही होता है। मोजेक की बात कर रहा है, यह वायरस द्वारा होता है। इसमें पत्तियां सिकुड़ कर सड़ जाता है। तंबाकू में मोजेक रोग से पत्तियां जल जाती है। ठीक है। टाइप ऑफ बनाना, इसमें केले का पौधा छोटा हो जाता है। बंकी की बात करता है, कब पूछा जाता है कि बंकी रोग किसमें होता है, बंकी रोग किसमें होता है, केला में होता है, और जिसके कारण केला का रोग कैसा होता है, वो छोटा हो जाता है। आलू में मोजेक रोग होता है, इसमें आलू के पत्तियों पर चितकबरा दाग हो जाता है। ठीक है। देखिए आगे, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, जीवाणु की बात करता है तो गेहूं का टुडू रोग हो गया, इसमें पत्ती पूरी तरह से मुरझा जाता है। साइट्रस केकर की बात करते हैं, इसमें नींबू का रंग बदल जाता है। आलू का सेथिल रोग की बात करेगा, सेथिल आलू को खाने में से बाल झड़ता है, इसमें आलू का तना में गोल गोल रिंग बन जाते हैं। देखिए आलू का जो सेथिल रोग होता है, इससे हमारा बाल झड़ता है। ठीक है, इससे आप लोग बचे रहिए। धान का अंगमारी की बात करता है, जिसको बोलते हैं पल्ला बोलते हैं। धान का अंगमारी, इसमें क्या होता है, धान के पत्तियों पर पीला हरा दाग बन जाता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन की बात करेगा, इसमें कपास की पत्तियां भूरी हो जाती है, और कपास का बीज पूरी तरह से खुल नहीं पाता। पादप हार्मोन की बात करता है तो ये प्रोटीन के बने होते हैं, और ये क्या करता है, उत्तेजना पैदा करने में काम आता है। पादप हार्मोन के फोटो हार्मोन भी कहते हैं, फोटो हार्मोन भी कहते हैं। अब पादप हार्मोन की बात करता है, देखिए ये दो प्रकार का होता है, एक वृद्धि प्रवर्धक होता है, एक वृद्धि रोधी होता है। वृद्धि प्रवर्धक आपका देख सकते हैं, ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकिनिन है ना, टोमेटिन है, ये सब बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। इतना हमको पढ़ेंगे तो हमारा टाइम जो है क्या होगा, अभी उतना टाइम है नहीं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं, है ना। जिब्रेलिन, बस ये जाने जिब्रेलिन का खोज किसने किया था, इसको किया था कुरोसावा ने। किसने किया था, कुरोसावा ने किया था। एक कुरोसावा नाम के साइंटिस्ट थे, जो कि 1926 में किए थे, है ना। यह वृद्धि क्या करता है, ये वृद्धि को नियंत्रित करता है, और अंकुरन तथा फलों के निर्माण में सहायता करता है। साइटोकिनिन हार्मोन की बात करेगा, इसको खोज मिलर ने किया था। साइटोकिनिन का खोज किसने किया था, मिलर ने कब किया, 1985 में किया था। परंतु
इसका नामकरण दिया था लिथाम। देखिए खोजा था मिलर, लेकिन इसका नामकरण किया था लिथाम ने दिया था। और टाइमेटोटिन नामक जो है ये घाव भरने, पौधे में जो घाव होता है उसको भरने में काम करता है, ये करता है ना। और फ्लोरिजेंस हार्मोन जो होता है ये पत्ती में बनता है, और लेकिन फूलों को खिलाने में ये हेल्प करता है। बहुत सारा चीज़ है, देखिए जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको करवा रहा हूँ आप लोगों को। अब देखिए खरपतवार आप लोग जानते हैं, खेत में उगने वाले मछली पौधे को खरपतवार बोलते हैं। इसको मैं क्या करवाऊँगा बताइए, इतना ईजी तो है नहीं, ये बहुत तो सिंपल है ये। हाँ ये ज़रूर जानिए कि खरपतवार नाशी में जो होता है कौन कौन होता है। ये आपका सीमाजीन होता है, एट्राजिन होता है, क्लोटाक्लोर होता है, 2,4-D होता है ना। कौन कौन होता है? सीमाजीन, एट्राजिन, क्योटोकोलोर और 2,4-D जो होता है। पूछा जाता है 2,4-D जो है क्या है। 2,4-D आपका एक जो है खरनाथपासी मतलब वीडियोसाइट है, जो कि क्या करता है, खरपतवार को ख़त्म करता है। चलिए यहाँ देखते हैं। वाष्प उत्सर्जन की बात करता है। पत्तियों के स्टोमाटा द्वारा जल को वाष्प बनाकर उड़ा देना क्या होता है? वाष्प उत्सर्जन होता है। वाष्प उत्सर्जन में जल हानि की क्रिया होते हैं। जल को बचाए रखने के लिए गर्मी के दिनों में पौधे अपना पत्तियां गिरा देती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। जल को बचाने के लिए जल को बचाए रखने के लिए क्या करता है पौधे? और गर्मी के मौसम में अपने पत्ते को गिरा देता है। जल को बचाए रखने के लिए मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे की पत्तियां कांटे का रूप ले लेती है। गर्मी के क्षेत्र में हो जाता है जल को बचाए रखने के लिए। और देखिए यहाँ पे क्या है आपका, जल को बचाए रखने के लिए पौधे जो है क्या करता है, पत्ती जो है कांटे का रूप ले लेता है, क्योंकि वहाँ पे जल तो है नहीं। जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ वाष्प उत्सर्जन अधिक होता है और बादल अधिक बनते हैं, जिससे वर्षा अधिक होता है। वाष्प उत्सर्जन को प्रोटोमीटर से मापते हैं। जो वाष्प उत्सर्जन है इसको किससे मापते हैं? प्रोटोमीटर से मापते हैं, प्रोटोमीटर से। अब फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है। हरे पेड़ पौधे जो होता है इसके द्वारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बनता है। जो उसके प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो कि क्या होता है, कार्बनिक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 तथा जल की आवश्यकता होती है। इसमें आपको ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन नहीं है, तो फिर फंस जाइएगा। कौन कौन है? क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, CO2 तथा जल है, ये सभी चीज़ है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जल के टूटने से ऑक्सीजन निकलता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण देखिए लाल, नीला और बैंगनी में ही होता है। शेष रंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक ना। किस में होता है प्रकाश संश्लेषण? लाल, नीला, बैंगनी। रात के समय कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 1 से 2% प्रकाश की आवश्यकता होती है। CO2 तथा O2 का विनिमय क्या होता है? स्टोमेटा द्वारा होता है। स्टोमेटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का अपचयन होता है, जबकि H2O का उपचयन होता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीडेशन तथा रिडॉक्शन दोनों है। प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है श्वसन से 7 गुना तेज होता है। देख सकते हैं हमारे जो श्वसन है इससे क्या होता है, 7 गुना तेज होता है। क्लोरोफिल कई प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ABCD, किंतु प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल A में ही होता है। CO2 की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण का दर शुरू में बढ़ता है, किंतु जब सांद्रता अधिक हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। आर्द्रता तथा प्रकाश संश्लेषण में उल्टा संबंध होता है। प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों का क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होता है, जिसके अंदर एक गाढ़ा द्रव भरा होता है, जिसे स्टोमाटा कहते हैं। इसके अंदर स्तंभ की आकृति होती है, जिसे ग्रना कहते हैं। ग्रना छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बनता है, जिसे थिलोफाइटा कहते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। देखिए आज का जो मैराथन है, आज मैं देखिए आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट सब चीज़ करवा रहा हूँ, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही बेस्ट है। देखिए क्या करा, लाइट रिएक्शन जो है इसे वैज्ञानिक हॉल ने खोजा था, यह प्रकाश में ही संपन्न होता है। मतलब लाइट हॉल जो है इसको किसने खोजा था? हिल ने खोजा था, वैज्ञानिक हिल ने खोजा था। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। NADP का फुल फॉर्म क्या होता है? NADP का होता है निकोटिनामाइड एडेनिन और डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। और RUDP का क्या होता है?
रेबुलोज, रेबुलोज क्या होता है? रेबुलोज डाई फास्फेट होता है। क्या होता है? रेबुलोज डाई फास्फेट होता है। RUDP का फुल फॉर्म होता है। आप लोग लास्ट तक बने रहिए और लास्ट तक जो है क्लास में को देखिए। देखिए आपको इतना इम्पोर्टेंट चीज़ मैं करवा रहा हूँ। देखिए वंशानुगत गुणों की आनुवंशिकी कहते हैं, सब जानते हैं। और आनुवंशिकी के जो जनक है उसको क्या 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 नाम है? जॉर्ज जॉन मेंडल है। इन्होंने गैमेट शुद्धता का सिद्धांत दिया। जेनेटिक शब्द किसने दिया? जेनेटिक शब्द वाटसन ने दिया। देखिए जेनेटिक का खोज किया था जॉर्ज मेंडल ने, लेकिन इसके शब्द को दिया था वाटसन जी ने। जीन शब्द को किसने दिया? जीन शब्द को जोहानसन ने दिया। जीन को किसने दिया? जोहानसन ने दिया। कृत्रिम संश्लेषण का तथा गौण को इंसोलेट करने का कार्य हरगोविंद खुराना जी ने किया था। आनुवांशिक आधुनिक आनुवांशिक के जनक कौन है? TH मॉर्गन है। आधुनिक आनुवांशिकों की बात करेगा तो उसके जनक कौन है? TH मॉर्गन जी। आधुनिक लगा रहेगा TH मॉर्गन हो जाएगा। मेंडल ने जी के क्या चीज़ का प्रयोग किया था? उसने मटर पे किए थे। सास जुड़ी विषम प्रजाति के लक्षणों का अध्ययन किया था। मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि इसका जीवन काल तथा आकार छोटा होता तथा साथ ही इसकी कई प्रजातियां पाई जाती, इसलिए उसने मटर पे ही यूज किया था। अब जीनोटाइप की बात कर रहा है। वैसे लक्षण जो बाहर से देखने पर समझ में नहीं आते हैं बल्कि इनके जीन में अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप क्या होता है? वैसे लक्षण जिसे बाहर से देखकर समझा जा सकता है उसको फिनोटाइप कहते हैं। और कुछ तो नहीं लग रहा है ऐसा जो आपको मैं करवाऊँ इसमें। करा कि मेंडल ने द्विसंकरण के लिए पहले गोल तथा पीले पौधे को क्रॉस कराया, उससे एक प्रजाति को बनाया। किसको किसको? पहले गोल तथा पीले पौधे को क्रॉस कराया। इसके बाद मेंडल ने एक चपटा तथा एक हरे पौधे को क्रॉस कराया, एक प्रजाति को बनाया। अब इन दोनों नई प्रजातियों को आपस में क्रॉस कराया जिसे द्विसंकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विसंकरण कहते हैं। मेंडल का तीसरा नियम की बात कर रहा है। मेंडल का प्रयोग लैंगिक जनन पर आधारित था। मेंडल ने पौधे के 7 पेयर भिन्न गुणों का पसंद इसको करने का दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इतना डिटेल में हमको जानने का ज़रूरी नहीं है। आप लोग बता सकते हैं। देखिए ज़रा 10% का नियम किसने दिया? 10% नियम किसने दिया? लिंडमैन ने दिया था। 10% का नियम किसने दिया? लिंडमैन ने दिया था। लिंडमैन ने। ये फूड चेन की बात कर रहा। कहा कि इकोलॉजी के जनक कौन थे? टेकल थे। इकोलॉजी के जनक कौन थे? इकोलॉजी के टेकल थे। बट इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? रिटर ने दिया था। देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं मैं खुद करवा देता हूँ आप लोगों को। इकोलॉजी के जो जनक थे वो टेकल थे, बट इकोलॉजी शब्द दिए थे रिटर जी ने दिए थे, है ना। कहा कि एक होता है जैविक, दूसरा होता है अजैविक। जैविक में हो गया कि ऐसे उत्पाद जहाँ पे उपभोक्ता अवघटक आते हैं इसमें सजीव होता है। जैविक में क्या होता है? सजीव होता है। और अजैविक में क्या होता है? निर्जीव होता है। जीवों के समूह को क्या कहते हैं? जो जीवों के समूह को जीव समूह कहते हैं। कई जीव समूह मिलकर परितंत्र बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। कई परितंत्र मिलकर एक जीवोम बायोम बनाते हैं और कई बायोम मिलकर एक क्या करते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। मानव जीव मंडल में रहता है। मानव कहाँ रहता है? मानव जीव मंडल में ही रहता है। इसमें आप देख सकते हैं ऑटोट्रॉप्स है ना, जो भोजन अपना स्वयं बनाता है। ऑटोट्रॉप्स जैसे पादप हो गया, शैवाल, जीवाणु, सब आपका हो गया। और हेटरोट्रॉप मतलब परपोषी क्या हम लोग हो गए इसमें, जो भोजन अपने खुद ने बनाता है।
ठीक है। सहजीवी की बात करता है, इसमें दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है। सहजीवी में क्या होता है, दोनों को लाभ होता है, उसको सहजीवी बोलते हैं। जैसे कवक शैवाल हो गया, गाय कौवा, मधुमक्खी, फूल, बत्तख, मछली, ये सभी आपका क्या हो गया, सहजीवी मतलब सिम्बायोसिस हो गया, सिम्बायोसिस हो गया। पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र कौन है, समुद्र है। पृथ्वी का अगर बात किया जाएगा सबसे बड़ा परितंत्र कौन है, हमारा समुद्र है। स्थल का सबसे बड़ा परितंत्र कौन होता है, घास तथा टेगावन है। स्थल का जो है सबसे बड़ा जो परितंत्र की बात करेगा तो वो कौन है, घास तथा टेगावन है। देखिए सहभोजी क्या होता है, इसमें किसी एक को ही लाभ होता है ना, दूसरे को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपका अधिपादप हो गया जिसको आर्किड बोलते हैं, और एक होता है पैरासाइट जिसको बोलते हैं परजीवी। यह जीव जीव पर उगते हैं उन्हें ही क्षति पहुंचाते हैं, तो जिस चीज़ पे उगता है उसी को क्षति पहुंचा जाता है। यह वृद्धि तथा विकास के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे खटमल हो गया, मच्छर हो गया, है ना, अमरवेल हो गया, जू जैसे जू हो गया हमारे सर में रहते हैं, सर के बाल में, तो क्या करता है ये हम लोग का ब्लड पीता है, लेकिन हम लोग को इससे कोई फायदा होता नहीं है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरासाइट बोलते हैं। और एक आपका होता है सेप्रोटाइप जिसको बोलते हैं मृतोपजीवी या फिर मृतजीवी। ये जीवों के मृत शरीर को खाकर खत्म करते हैं, अर्थात ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जीवाणु हो गया, चील हो गया, गीध कौवा आदि सब आपका हो गया। जीवाणु पृथ्वी पर हाइड्रोजन चक्र को बनाए रखते हैं, है ना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मरुस्थलीय को क्या बोलते हैं, जीरोफाइट बोलते हैं। लवणीय को बोलते हैं हेलोफाइटिक बोलते हैं। जल हो गया आपका क्या हो गया, हाइड्रोफाइटिक हो गया। और आर्द्रभूमि की बात करेगा तो क्या होगा, ये आपको होगा हाइग्रोफाइटिक होगा। और वर्क टुंडला टेगा जो है इसको क्या बोलते हैं, मेसोफाइटिक बोलते हैं। और चट्टान को लिथोफाइटिक बोलते हैं। फिर से देखिए ज़रा, जीरोफाइट की बात करेगा मरुस्थल से संबंधित है। हेलोफाइटिक होता है, हेलोफाइटिक क्या होता है, लवणीय जल होता है ना। ये आपका जो है सब पौधे का नाम है जो जल में उगता है, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, कौन सा पौधा नाम दिया गया, इसको हाइड्रोफाइटिक बोलते हैं। और आर्द्र भूमि पे जो उगता है उसको बोलते हैं हाइगोफाइटिक, क्या बोलते हैं, हाइगोफाइटिक बोलते हैं। और जो टुंडला टेगा में जो पैदा मतलब वो लेते हैं, जो भी प्लांट उगते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको मीसोफाइटिक बोलते हैं। और जो चट्टानों पे उगते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिथोफाइटिक बोलते, क्या बोलते हैं, लिथोफाइटिक बोलते हैं, लिथोफाइटिक बोलते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। कह रहा कि आर्सेनिक जो होता है ना, उससे पहले देखिए जल में घुले अनावश्यक पदार्थों के कारण जल प्रदूषण होता है। जल जो प्रदूषण होता है, देखिए आर्सेनिक के कारण वाइट फोट होता है। कैडमियम के कारण क्या होता है, इटाई होता है। लोहा के कारण क्या होता है, लीवर सिरोसिस होता है। कॉपर के कारण विल्सन रोग जो होता है पूछा जाता है, विल्सन रोग किसके कारण होता है, विल्सन रोग होता है हमारे कॉपर के कारण होता है। करा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कारण होता है, ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है ये हमारे नाइट्रेट के कारण होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और मिनी माता जो कि जापान में होता है ये किस कारण होता है, ये हमारे एजी के कारण होता है। फिर देखिए वाइट फुट होता है आर्सेनिक के कारण। इस जितना चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों ये हमारे जल में घुला हुआ रहता है, इसके कारण हम लोग को बीमारी होता है। अगर आपके जल में अगर आर्सेनिक ज़्यादा रहेगा तो वाइट फुट होगा। जल में अगर कैडमियम की मात्रा ज़्यादा रहेगा तो इटाई हो जाएगा जो हमारे किडनी पे इफेक्ट करता है ना। उस पर लोहा अगर रहेगा ज़्यादा तो क्या होगा, लीवर सिरोसिस हो जाएगा, लीवर सिरोसिस हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, ये जो कि लीवर को इफेक्ट करता है, लीवर सिरोसिस। और विल्सन जो रोग होता है हमारे कॉपर के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण होता है। मिनी माता जापान में जो होता है ये किस कारण होता है, ये हमारे एच मतलब मरकरी ज़्यादा होता है उसको क्या होता है, मिनी माता हो जाता है। ठीक है। बीओडी का अर्थ क्या होता है, बीओडी का अर्थ होता है 5 दिन का ऑक्सीजन डिमांड, है ना। बीओडी मतलब क्या होता है, 5 दिन का ऑक्सीजन का डिमांड को क्या बोलते हैं, बीओडी बोलते हैं, बीओडी। हैदराबाद का हुसैन सागर जो झील है ना, ये आपका जलकुंभी से क्या ग्रसित है, जलकुंभी से ग्रसित है। और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कुछ छोटा नहीं ना। देखिए कीटों को मारने के लिए जो हम जो यूज़ करते हैं, एक हमारा कौन है, एक हमारा एलडी है, बीएससी है और डीडीटी है ना।
बी और एल आपका हो गया जिसको बोलते हैं लिया होज बोलते हैं। लिया होज 50 का यूज़ करते हैं, कीटों को मारने के लिए करते हैं। एक BSE होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। एक DDT होता है, डाइक्लोरो डाइफिनोल ट्राइक्लोरो होता है। अत्यधिक खाद के प्रयोग से मिट्टी रेत का रूप ले लेता है ना। अपरदन के कारण मिट्टी की ऊपरी परत उपजाऊ परत कट जाता है, एकदम सही बात है। बीहर पूरी तरह से बंजर होता है। बीहर किसको बोलते हैं? बीहर जिसको बोलते हैं, रिवाइन जिसको बोलते हैं, वो पूरी तरह से क्या होता है? बंजर होता है। सर्वाधिक बीहर का निर्माण चंबल नदी करती है। सबसे ज़्यादा जो बीहर का निर्माण करती है वो कौन सा नदी करती है हमारे भारत में? चंबल नदी करती है। अब वायु प्रदूषण की बात करता है। देखिए एरोसोल जो होता है वायुमंडल में उपस्थित धूलकण को एरोसोल कहते हैं। एरोसोल किसको बोलते हैं? जो हमारे वायुमंडल में जो भी धूलकण प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? एरोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोसोल बोलते हैं। ये वायु प्रदूषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इनका आकार 10 माइक्रोन होता है। जो सीमेंट उद्योग में देखिए एक एस्बेस्टस एरोसोल के रूप में उड़ता है, जिससे फेफड़ों की बीमारी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? वाइट कैंसर कहते हैं। वाइट कैंसर कहते हैं, वो सीमेंट के कारण ही होता है। औद्योगिक कचरा, धुआं, आग, ईंधन तथा वायु से ये सब प्रदूषण का ये कारण है ना। CO का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO होता है। यह एक रंगहीन, स्वादहीन होता है, गंधहीन भी होता है। यह कुल वायु प्रदूषण का अकेले ही 50% कर देता है। जितनी भी वायु प्रदूषण होता है किसी भी कारण से, उसका 50% अकेले कौन करता है? ये हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड ही करता है। करा कि ईंधन, कोयला, जीवाश्म मुर्गी आदमी को जलाने पर इसके दहन से CO गैस निकलता है। CO गैस कहाँ से निकलता है? कोई भी ईंधन को जलाया जाता है, या फिर जब किसी आदमी को, किसी मुर्गा को, किसी जीवाश्म को, किसी कोयला को, इस सबसे क्या होता है? CO निकलता है। यह जल में घुलनशील होता है। ठीक है। ईंधन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए CNG तथा LPG को बढ़ावा देता है। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। करा कि वैसा ईंधन जिससे पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचता है और जिसको प्राप्ति पादप पेड़ पौधे से होता है, उसे जैव ईंधन कहते हैं। जैसे जट्रोफा हो गया, रतन जोट हो गया, रोपसीड हो गया। गन्ने का रस प्लस एल्कोहल से सब प्राप्त होता है, उसको रोपसीड बोलते हैं। SO2 क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना। क्या होता है? इससे फेफड़े का सर्वाधिक नुकसान होता है। करा कि पेट्रोल में अपवाष्पीकरण रोधी के रूप में टेट्राएथिलेट का प्रयोग होता है, जो शीशा का यूज होता है। यह शीशा धुआं के माध्यम से वायुमंडल में आ जाता है और प्रदूषण फैला देता है। शीशा प्रदूषण से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है, जो ओजोन को क्षति पहुंचाने का काम करता है। ओजोन को क्षति क्लोरीन तथा फ्लोरीन से होता है, जो CFC से उपलब्ध होता है। ठीक है। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1000 परमाणु को तोड़ सकता है, किंतु इसके लिए बहुत निम्न तापमान की आवश्यकता होती है, जो अंटार्कटिका में सरलता से उपलब्ध होता है। ओजोन परत का मोटाई कम होना ओजोन छिद्र कहलाता है। ओजोन परत को किससे मेजर किया जाता है? ओजोन परत की जो मोटाई है उसको डॉप्सन से मेजर किया जाता है। 100 डॉप्सन जो होता है 1 mm होता है। ओजोन समताप मंडल में 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। यह पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। ये किरणें स्किन कैंसर के उत्पन्न कर सकती है। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इस कारण से 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण डे मनाया जाता है। ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणु से होता है। प्रथम तथा द्वितीय ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में देखे गए। CFL से निकलने वाले फ्लोरोजीन गैस, AC थिनर से निकलने वाली गैस ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन हानिकारक नहीं है, यह पौधे के लिए आवश्यक है, किंतु नाइट्रोजन की ऑक्साइड हानिकारक होते हैं। NO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है। समताप मंडल उड़ रहे वायुयान के धुओं से नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं। और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कुछ है क्या, देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कि ये ऑक्साइड ओजोन से क्रिया करके प्रॉक्सी ऑक्सीटाइल मतलब कि पैन का निर्माण करते हैं। कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धूल जिसको नाम कहते हैं, इसका निर्माण नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन तथा पैन के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड O2 CO2 बोलता है जिसको। यह अम्लीय गैस है। यह लाभदायक तथा हानिकारक दोनों है। CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह दिन के समय पृथ्वी को अत्यधिक
गर्म होने से रोकती है, तो रात को अत्यधिक ठंडा होने से रोकता है। किंतु यदि यह बहुत अधिक हो जाए तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिससे ग्लेशियर पिघल जाता है और समुद्र का तल बढ़ जाता है। CO2 गैस छोड़ने से भी प्रदूषण नहीं करती, बल्कि ये उमस गर्मी पैदा करता है। ग्रीन हाउस, छोटे से क्षेत्र में जब उमस बढ़ जाती है तो उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस शब्द आरहेनियस ने दिया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस शब्द को किसने दिया था? आरहेनियस ने दिया था, आरहेनियस ने। ग्लोबल वार्मिंग, जब ग्रीन हाउस पूरे विश्व पर फैल जाता है तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और यह शब्द किसने दिया था? वेली बेकन ने दिया था। वेली बेकन ने क्या कहता, ये शब्द दिया था ग्रीन हाउस। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द है किसने दिया था? वेली बेकन। ग्लोबल वार्मिंग शब्द दिया था वेली बेकन ने, है ना। और ग्रीन हाउस शब्द दिया था आरहेनियस ने, आरहेनियस ने दिया था। कार्बन फुटप्रिंट, गैसों का वह समूह जो ग्रीन हाउस उत्पन्न करता है कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है, कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है ना। CN मतलब होता है साइनाइड और NC मतलब होता है आइसोसाइनाइड। क्या होता है? आइसोसाइनाइड। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1997 में, है ना। यह समझौता जापान में हुआ था, जिसमें सभी देश के लिए CO2 के उत्सर्जन के लिए एक कोटा का निर्धारण किया गया। वे इसी कोटा में CO2 का उत्सर्जन कर सकता है। इस व्यवस्था को कार्बन क्रेडिट कहते हैं। मीथेन की बात करता है, मीथेन क्या होता है? CH4 होता है। यह भी ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है। यह दलदली भूमि में पाया जाता है, जैसे दलदली भूमि जहाँ पे होता है वहाँ पे ये मीथेन पाया जाता है। जैसे गोबर हो गया, गोबर गैस, धान के खेत, मटर, सड़े गले पदार्थ तथा जानवरों की जुगाली, कोयला खदान, प्राकृतिक गैस मीथेन के अच्छे स्रोत होते हैं। प्राकृतिक गैस को जब अत्यधिक दबाव लगाकर रखा जाता है तो उसे संपीड़न प्राकृतिक गैस कहते हैं, है ना, जिसको CNG से कंप्रेस नेचुरल गैस कहते हैं। यह बहुत ही कम प्रदूषण करता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो इसके विस्फोट के कारण हुआ था, जिसमें हज़ारों लोगों की जान जल गया था। यह कंपनी एडरसन नामक व्यक्ति की थी, जो 2014 में मर चुका है, किंतु अभी भी इस पर मुकदमा चल रहा है। अब सोचिए ज़रा, इतना ज़्यादा, मतलब कि अब हम लोग सब ये सिर्फ ये जानते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुआ, भोपाल में हुआ था, है ना। और मिथाइल आइसोसाइनेट नमक जो है गैस ये भी निकला था, 1000 लोग मरे थे। लेकिन ये नहीं पता है भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, है ना, ये किस कंपनी का, इस कंपनी के मालिक कौन थे? इस कंपनी के मालिक थे एंडरसन। क्या नाम था? एंडरसन थे, जो कि 2014 में मर चुका था। अभी भी इस पर मुकदमा जारी है। इस कंपनी में कीटनाशक बनाए जाते थे, है ना। उसके बाद जाके प्रदूषण CO SO2 से बनाए जाते थे। ग्रीन हाउस SO2, CH4, CFC, NO2 और एसिडन HNO3, SO, NO2, ओजोन CFC, NO2, ये सब जो है बनाया जाता था। फिर करा देखिए कैटालिस्ट कन्वर्टर, उत्प्रेरक संपरिवर्तक। यह संक्रमण धातु से बना होता है या इंजन से निकलने वाले धुआं से में उपस्थित होता है। हमारा जो इंजन होता है गाड़ी का, उससे जो निकलता है वो उसे प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं CO को। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में बदल देता है, जिससे प्रदूषण कम हो जाता है, किंतु उमस बढ़ जाता है। इतना लॉन्ग में जाने की ज़रूरी नहीं है। देखिए इसके लिए अब तक Euro 6 मना नहीं। देखिए साउंड पोल्यूशन की बात कर रहा है, तो 90 डेसिबल से अधिक के ध्वनि को प्रदूषण में गिना जाता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव केवल तत्कालीन रहता है, ये अगली पीढ़ियों पर नहीं पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव क्या होता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए गाड़ियों के साइलेंसर में मफलर लगाया जाता है। सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए दोनों किनारों पर पेड़ लगाए जाते हैं, जिसे ग्रीन मफलर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर कहते हैं। देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रदूषण की बात कर रहा है, या मोबाइल टावर, TV टावर और सैटेलाइट से निकलने वाले विद्युत चुम्बकीय तरंगों से फैलता है ना। इस प्रदूषण के कारण तंत्रिका तंत्र तथा स्मरण क्षमता मतलब याददाश्त जो होता है ये कमज़ोर हो जाता है ना। और क्या करता है? कैंसर रोग भी उत्पन्न करता है। कौन सब चीज़? मोबाइल टावर, TV टावर, सैटेलाइट, ये सब चीज़। इस प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में तितलियाँ मर रही है तथा मधुमक्खियाँ अपना रास्ता भटक रही है। अच्छा, इसके कारण से देख लिए क्या होता है, तितलियाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है और मधुमक्खियाँ भी अपना रास्ता को भटक रही है।
फिर कह रहा क्योंकि मधुमक्खियाँ विद्युत चुम्बकीय तरंगों को देख लेती है और वे अपना रास्ता भटक कर टावर के पास चली जाती। वर्तमान पूरा पृथ्वी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के चपेट में, पूरी धरती की बात किया जा रहा है, पूरा इसके चपेट में। अब वायु पोल्यूशन की बात कर रहा है, जैव प्रदूषण। यह हानिकारक जीवाणु तथा विषाणु के कारण फैलता है ना। करा कि जीनीय एक रूपता के कारण एक समान प्रजाति के पौधे बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं, जिस कारण इन्हें काट देना पड़ता है। एंथ्रेक्स नामक जीवाणु व्यक्ति की जान ले सकता है। इसका प्रयोग आतंकवादी पत्र में भरकर दूसरे व्यक्ति को भेज देते थे। सेरिन गैस को गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है। मतलब गरीबों का परमाणु बम किसे कहा जाता है? सेरिन गैस को कहा जाता है। और ये आपका जो एंथ्रेक्स है, ये भी एक जीवाणु है जो व्यक्ति का जान ले लेता है, ठीक है, जिसको आतंकवादी पत्र बोला जाता था, एंथ्रेक्स। देखिए आपका न्यूक्लियर पोल्यूशन की बात कर रहा है। यह सभी प्रदूषण में सबसे खतरनाक है। इसका प्रभाव जल, थल, वायु तीनों में देखा जाता है। यह 30,000 साल तक रह सकता है। मतलब वह न्यूक्लियर पोल्यूशन 30,000 साल तक रहता है, जो कि बहुत ही जानलेवा होता है। परमाणु प्रदूषण जो होता है रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण होता है। इसे रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी कहते हैं। यह यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम तथा कोबाल्ट 60 के कारण होता है। 9 अगस्त तथा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी उपग्रह परमाणु बम तथा 2011 में जापान में हुआ था। ये 2011 क्यों दिया है? हिरोशिमा तथा नागासाकी उपग्रह बम 2011 में जापान में। 2011 में कौन बम गिरा था यहाँ पे? ये तो गलत दे दिया। करा कि फुकुशिमा परमाणु संयंत्र दुर्घटना परमाणु प्रदूषण के उदाहरण है। फुकुशिमा 1986 में यूक्रेन के चार्नोबिल परमाणु संयंत्र में विस्फोट होने से यूक्रेन प्रभावित हुआ था। चेरनोबिल की घटना कब हुआ था? ये 1986 में हुआ था। चेरनोबिल घटना कब हुआ था? 1986 में हुआ था, ठीक है, जो कि यूक्रेन में हुआ था। परमाणु विस्फोट के बाद निकलने वाले धुआं को नाभिकीय आपतन मतलब फॉल आउट कहा जाता है। इस धुआं को रोकने के लिए बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है तथा व्यक्ति को खुद के बचाव के लिए पोटेशियम आयोडाइड की गोली खाना पड़ता है। तो दोस्तों आज मैराथन था और क्या किए, आज पूरे ख़त्म कर दिए। आज जो है बायोलॉजी आपका ख़त्म है, ठीक है। इस क्लास को आप जो है 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए, कम से कम 1 से 2 बार कम से कम देख लीजिएगा पूरे, है ना। तो आपका जो है पूरा बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में और वो बहुत ही धमाकेदार वीडियो में लाऊँगा, जिससे आपका जो है हर एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो, मतलब पूरा एकदम क्लियर हो जाए, जिससे आप कहिएगा कि सर क्या एकदम लाए हुए हैं, है ना, क्लास। और मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। ये आपका आज की है, ठीक है। चलिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ जो बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को।